जय हिंद। लास्ट एक्ट पढ़ा था हमने 1892। हम जो परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज का आज हमें लास्ट एक्ट पढ़ना है, जो होगा आपका 1909। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि 1892 में कौन से मेजर चेंजेस हुए थे, है ना। अच्छा, 1892 से पहले एक बहुत बड़ी पार्टी है जो देश का नेतृत्व करने के लिए आ चुकी है, जिसका गठन किस वर्ष किया जा चुका है? 1885। इस पार्टी का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के सभी राष्ट्रवादी व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यदि आपको अब देश के लिए कुछ चिंतन करना है, या देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, इस विषय में कोई बात रखनी है, तो आप किससे जुड़ सकते हैं? कांग्रेस से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हुआ भी यही, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे वो किससे धीरे धीरे जुड़ने लगे? कांग्रेस से। अब कांग्रेस जब राष्ट्रवादियों की एक पार्टी बन चुकी थी, तो राष्ट्रवादी देश के हित के बारे में सोचेंगे। तो देश के हित के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी कुछ मत या अपनी कुछ मांगे किसके समक्ष रखी? ब्रिटिश काउंसिल के समक्ष रखी, या वॉइस रॉय के। उस समय के वॉइस रॉय थे आपके लैंस डाउन। तो लैंस डाउन के समय उन्होंने कुछ मांगे रखी, जैसे कि अतिरिक्त सदस्यों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। जो सदस्य आपके वॉइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें अपॉइंट ना करके निर्वाचित करके भेजा जाए। और क्या कि वित्त जो विषय है उस पर क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। ये मांग रखी गई। तो ऐसी कुछ मांगे रखी गई, जिन्हें कुछ मांगों को माना भी गया। इसके अलावा एक मांग और थी कि जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो केवल लंदन में ना हो, वो भारत में भी आयोजित किए जाएं, जो कि आयोजित किए गए। सबसे पहले सिविल सर्विस के एग्जाम कहाँ हुए? आपके इलाहाबाद में हुए। ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि प्रशासन में क्या कोई बदलाव हुआ, तो हमें देखने मिला कि प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी आपका लंदन में कौन बैठा हुआ है? राज्य सचिव बैठा हुआ है। और आपका भारत में कौन बैठा हुआ है? वॉइस रॉय बैठा हुआ है। तो क्या इसमें कोई चेंजेस देखने मिले? तो हमें चेंजेस आखिर देखने मिले तो मिले कहां पर? आपकी जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका, एक जो बॉडी थी, उसमें हमें मेजर चेंजेस देखने मिले। अच्छा, वॉइस रॉय की एक बॉडी होती थी काउंसिल, क्या उसमें कोई चेंजेस है? 1892 की बात हो रही है, क्या उसमें कोई चेंजेस हुए? उसमें 6 सदस्य हैं, 6 के पास 6 विभाग हैं, क्या कोई नया सदस्य जोड़ा गया? क्या कोई विभाग में परिवर्तन किया गया? तो यहां पर कोई भी प्रकार का मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो चेंज कहां देखने मिलता है हमको? अतिरिक्त सदस्यों में। अच्छा, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या पहले कितना हुआ करती थी? 6 से 12। 1892 में ये 6 से 12 की संख्या को क्या कर दिया गया? 10 से 16, यानी न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया? अब देखो, अतिरिक्त सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते थे, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। तो सरकारी कितने होने लगे? बचे कितने? 10। 10 में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 5 को कौन चुनेगा? वॉइस रॉय। एक कहां से आएगा? कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और बाकी जो बचे आपके 4, ये कहां से आएंगे? प्रांतों से। ये याद होना जरूरी है, क्योंकि आज इसी चीज में फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आगे होने वाले बदलाव को समझने के लिए कि पहले क्या बदलाव हुआ था वो समझना जरूरी है। तो क्लियर है, अतिरिक्त सदस्यों को कितना कर दिया गया है? 16 कर दिया गया है। इसके अलावा और कहां चेंजेस देखने मिले आपको? प्रांतीय विधायिका में चेंजेस देखने मिले। प्रांतीय विधायिका में क्या चेंजेस मिले आपको? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को प्रांतीय विधायिका में भी बढ़ा दिया गया। और अतिरिक्त सदस्य अब आपके कहां से आने लगे? यूनिवर्सिटी, जमींदार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहां से आपके कौन आने लगे? अतिरिक्त सदस्य नेतृत्व करने आने लगे। और इन सबको देखते हुए देखा गया कि कांग्रेस की कुछ मांगों को माना गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि देश में उस समय ये भाव तो आया होगा कि कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहा है। तो यहां तक का समय ठीक था। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या हुआ, और इस एक्ट में ये जो चेंजेस किए गए, ये चेंजेस क्यों किए गए। सबसे पहले 1892 से 1909, देखो काफी ज्यादा समय बीत चुका है ना। एक जो रेवोल्यूशन है या जो आग है आजादी की, वो अब थोड़ी सी बढ़ते जा रही है। इस बीच बहुत सारे क्रांतिकारी भी आए। आपने सुना होगा कांग्रेस में 2 दल हुआ करते थे। एक होता था आपका गरम दल, और एक होता था आपका नरम दल। जो गरम दल था वो थोड़ा सा उत्तेजित भावना रखते थे कि उन्हें आजादी सीधे तौर पर चाहिए, चाहे अहिंसा का भी चाहे हिंसा का भी प्रयोग हमें उसमें करना पड़े। नरम दल थोड़ा चाहता था कि कोई चीजें प्यार मोहब्बत से अगर सॉल्व हो सकती हैं तो उन्हें किया जाए। अब जैसे आपके लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे,
विपिन चंद्र पाल थे, ये सभी आपके गरम दल के नेता थे। अब गरम दल के नेता क्या करते थे, अब होता क्या है, देश का युवा जुड़ना उससे पसंद करता है जो जल्दी आजादी की मांग करे और जो सीधे हिंसा का रूप अपनाए। अब एक सीधी सी बात है कि जब ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों के साथ हिंसा कर रहे हैं, भारतीयों को फांसी दे रहे हैं, भारतीयों को कोड़े मार रहे हैं, भारतीयों की गर्दनें काट रहे हैं, भारतीयों से कर वसूल रहे हैं, हमारी बेटी महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या अहिंसा का स्वभाव अपनाना सही है? बस यही हमारा उस समय गरम दल के नेताओं का भी कहना था कि कोई चीज यदि मनवानी है तो हाथ मत जोड़िए, हाथ काट दीजिए, वो अपने आप वो चीज माननी उन्हें पड़ेगी। अब जब ये गरम दल, अब देखो इतना अच्छा माहौल है अभी देश का, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब मिलकर इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और सभी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आपके अभी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर यही चीज सबसे ज्यादा खटकती है उस समय ब्रिटेन में बैठे हुए राज्य सचिव को और वहां की सरकार को, कि भारत में जो एकजुटता हो रही है हिंदू मुस्लिम की, पहले इसे किसी भी प्रकार से समाप्त करो, और दूसरा ये जो गरमपंथी दल आ रहा है उठकर, इसे इसका दमन करो, है ना। उस समय वॉइस रॉय ने सोचा कि क्या किया जाए, तो 1909 में आप कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएंगे जो गरम दल को रोकने का प्रयास करेगा और जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की मांगों को स्वीकार डायरेक्टली तो नहीं किया जाएगा बट इनडायरेक्टली स्वीकार किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने मिलेगा कि कब हिंदू मुस्लिम जो साथ में आजादी की लड़ाई उस समय लड़ रहे थे या भारत के हित में कुछ सोच रहे थे, वो कब एक दूसरे के हित के बारे में सोचने लगेंगे ये पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो अब आएंगे ब्रिटिशर्स और बोलेंगे फूट डालो और राज करो, बहुत हो गया भाईचारा, ये हमारी नीति फॉलो नहीं करेंगे और हम इनकी हर बात नहीं मान सकते, तो सबसे सही यही होगा कि इन्हें ही तोड़ दिया जाए, ताकि आजादी की बात तो छोड़ दो, या आपसी में ही क्या हो जाए, लड़ने लगे और भूल जाएं कि हमें आजादी भी चाहिए है ना। तो बस इसी चीज को पेश करते हुए आपके कौन आते हैं, मिंटो मॉर्ले। ये मॉर्ले कौन है और ये मिंटो कौन है, और इसका नाम आखिर इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्यों पड़ा, तो पहले मैं ये बता देता हूं। मॉर्ले जो है आपके उस समय के भारत के राज्य सचिव हैं, ब्रिटेन में एक राज्य सचिव बैठा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 15 सदस्यों की टीम के साथ। तो उस समय आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, मॉर्ले है, और मिंटो भारत में आपके उस समय के हैं वॉइस रॉय। क्लियर है, तो दोनों की टीम बन गई। ये जो राज सचिव थे ये भारत के वॉइस रॉय की मदद से ही शासन करते थे ना, तो ये दोनों की टीम आई और इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए भारत में आके, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, अब इसे आगे समझते हैं। अच्छा, 1909 से पहले दो चीजें हो चुकी हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। 1906 में पहली चीज, ब्रिटेन में एक उदारवादी पार्टी आ चुकी है, उदारवादी यानी लिबरल। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम लीग को थोड़ा सा पुश कर रही है कि आप आगे बढ़ो, कांग्रेस को क्या करो, थोड़ा सा नीचे करो। अब देखो हम तो आवाज, अब सीधी सी बात है, आप दो मित्र हैं, मैं बाहर का व्यक्ति हूं, मैं शासन करना चाहता हूं, आप दोनों ने मिलकर मेरा विरोध किया, तो बेटर होगा मैं आप पे अपनी नीतियां थोपूं, पर आप मेरी नीतियां मानने को बाध्य नहीं हो, और आप मेरी नीतियां मान नहीं रहे हो, आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि ये नहीं ये सही है, तो बेहतर होगा कि मैं आप दोनों के बीच क्या डाल दूं, फूट डाल दूं। आप आपसी में लड़िए, मेरी नीतियां तो चलेंगी, मैं शासन करूंगा, आप आपस में ही अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस यही अब हमें देखने मिलने वाला है। देखो 1909 के अधिनियम के समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड के क्या थे, भारत के राज्य सचिव यानी आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे, आपके वॉइस रॉय थे। इसलिए इस परिषद अधिनियम को मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1909 भारत परिषद अधिनियम से पूर्व ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई जिनकी वजह से ये बदलाव हमें देखने मिले। तो अब हम उन घटनाओं को देखेंगे कि ऐसी क्या घटनाएं उस समय हुई थी। सबसे पहले देखते हैं, दो सबसे बड़े मेजर चेंजेस होते हैं किस वर्ष, वर्ष 1906 में दो चेंजेस होते हैं। पहला, ब्रिटेन में एक लिबरल पार्टी सत्ता में आती है। अच्छा, लिबरल पार्टी यानी उदारवादी, यानी बोला जा सकता है कि इसकी जो नीतियां होंगी वो थोड़ी सी कम कठोर होंगी। तो ऐसे कयास लगाए जाते थे या ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे कि शायद अब जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो ब्रिटेन थोड़ा कम कर देगा और भारतीयों को अपने प्रशासन में प्रतिनिधित्व थोड़ा सा ज्यादा देगा। ऐसे कयास लगाए गए, सोचा गया। दूसरी चीज, भारत में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। पहली मुस्लिम कब किया गया, ये आपका 1906, मुस्लिम लीग का गठन याद रखना 1906। मुस्लिम लीग ने अब दो मांगे यहां पर रखी हैं आपके सामने। सबसे पहली मांग उन्होंने रखी पृथक निर्वाचन। मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे कि पृथक निर्वाचन होता क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट,
है ना। यही वो चीज है जो हिंदू मुस्लिम में एक दुश्मनी या एक शत्रु का भाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से ही आगे जाकर ये दोनों अलग होने वाले हैं। और दूसरी मांग इन्होंने रखी कि जो वॉइस रॉय है आपका, वॉइस रॉय की काउंसिल याद है कितने सदस्य उसमें, 6। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि उस 6 में से 2 सदस्यों को आप क्या कर दो, इंडियन कर दो, और उसमें से एक का मुस्लिम होना आप कंपलसरी कर दो। ठीक है, कितनी मांगे रखी मुस्लिम लीग ने, 2। पहली मांगे रखी उन्होंने क्या, कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन मैं अभी बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। और दूसरी मांग उन्होंने क्या रखी, कि काउंसिल में 2 भारतीय होने चाहिए और 2 में से 1 मुस्लिम होना ही चाहिए। ये मांग उन्होंने रखी। अब मैं आपको बताता हूं कि पृथक निर्वाचन क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, चुनावी क्षेत्र है, जहां से इलेक्ट होकर कोई आता है। उस क्षेत्र की जनसंख्या है 50। ठीक है, अब मैं 5,000 10,000 नहीं, सिंपल समझते हैं, कहां कितनी जनसंख्या है, 50। 50 में से उस क्षेत्र में रहते हैं मुस्लिम 30 और बाकी अन्य संप्रदाय, केवल हिंदू नहीं अन्य संप्रदाय भी हो सकते हैं, वो कितने रहते हैं, 20। ठीक है, मुस्लिम कितने, 30 और बाकी 20। अब इसमें आपको बहुलता या अधिक संख्या किसकी दिख रही है, मुस्लिम की। तो ऐसे क्षेत्रों को मुस्लिम पृथक चुनाव के लिए घोषित कर दिया जाता था, जिसमें केवल कौन खड़ा हो सकता था, मुस्लिम। जिसमें केवल कौन वोट दे सकता था, किसमें केवल कौन जीत कर आएगा, मुस्लिम। तो वो 20 सदस्यों की वहां कोई भी आवश्यकता नहीं है जो वहां रहते थे। तो क्या ये सही था, बिल्कुल सही नहीं था। पर मुस्लिम लीग ने जोर शोर से इसकी मांग की और अंग्रेजों को इन्हें अपने पास रखना था, ताकि वो कांग्रेस का दमन कर सके और गरम दल के नेताओं को नीचे गिरा सके। इस वजह से आगे जाकर आप देखोगे कि इनकी कुछ मांगों को माना जाएगा, है ना। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन कब लागू किया गया है, तो कब, 1909। भारत के इतिहास में पृथक निर्वाचन सर्वप्रथम कब देखने मिलता है आपको, 1909 मिंटो मार्ले सुधार में। ठीक है, एमपीपीएससी में आपका ये प्रीलिम्स का टॉपिक है 1909, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद ये देखा आपने, 2 मांगे रख दी गई हैं, ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। आगे देखते हैं, वही मैंने आपको बताया पृथक निर्वाचन। माना किसी क्षेत्र में 50 लोग रहते हैं, जिसमें से 30 लोग मुस्लिम व 20 किसी अन्य संप्रदाय से हैं, अर्थात मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। तब ऐसी स्थिति में पृथक निर्वाचन की स्थिति में सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव में खड़े हो पाएंगे और वोटिंग का अधिकार भी सिर्फ किसे दिया जाएगा, मुस्लिम को ही दिया जाएगा। जबकि उसे चुनावी क्षेत्र में रहने वाले अन्य संप्रदाय के लोग ना तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और ना ही वोट दे सकते हैं। आप खुद सोचिए, अन्य संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा उस क्षेत्र में रहने वाले जो 30 मुस्लिम है वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, पर मेरा कहना है कि आपके खुद के ही घर में जब एक ही बार बार आपके ही भाई को या किसी को बार बार क्या दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। आप भी देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ना, मैं ये कह रहा हूं पर कार्य दोनों ही समान कर रहे हो आप लोग। अगर 2 व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं पर नेतृत्व सदैव एक को दिया जाए, वोट चुनाव लड़ने सदैव एक को दिया जाएगा, तो क्या ये सही है, क्या हीन भावना नहीं आएगी। बस वही चीज है कि बाकी जो 20 सदस्य वहां पे हैं उनमें हीन भावना तो आएगी, वो तो बेचारे बस ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं, वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया, वो 30 लोग गए, वो वोट डाले और एक जीत के आ गया और हमारा नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र में तो हम भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य संप्रदाय के लोगों में इस मुस्लिम संप्रदाय के लिए थोड़ी सी हीन भावना यहाँ पर पैदा होने लगी। जो ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं वो धीरे धीरे होने लगा है। अब तक ये मिलकर लड़ रहे थे, 1906 से पहले ये मिलकर लड़ रहे थे, पर मुस्लिम लीग की स्थापना में भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि ब्रिटिशर्स का ही हाथ है। और उस समय मैं एक मूर्खता मानूंगा मोहम्मद अली जिन्ना की, अब हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो है नहीं, पर उन्होंने ऐसी बहुत सी मूर्खता की है जो वो आगे जाकर पछताए भी हैं। और जिसमें सबसे बड़ी मूर्खता उनकी रही है क्या, भारत से पाकिस्तान को अलग कर कर पाकिस्तान का गठन करना। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये पूरा विश्व जानता है ना। उसके पास खुद के लिए एक लोटा दूध खरीदने का पैसा नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ एक लोटा दूध खरीदने का पैसा नहीं, इसका मतलब कि वहां के मैं लोकल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि उसकी आज के समय में स्थिति क्या है ना। आज देखो भारत की जीडीपी कितनी मजबूत है ना। आज अगर वो भारत के साथ जुड़े होते तो आज उनमें भी थोड़ी सी बुद्धि विकास हो गया होता, आईआईटीज में पढ़ते, आईआईएम्स में पढ़ते, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते, इस एकेडमी में बैठे होते, थोड़ी बुद्धि का उनमें क्या हो जाता, डेवलपमेंट हो जाता। पर अब वो कुंद हो चुके हैं, अब वो जमीन में धस चुकी है उनकी बुद्धि, है ना। अब सोच भी नहीं सकते कि आ जाओ हमारी शरण में, जाओ जाओ, नहीं चाहिए, हम अपने में ही खुश हैं और बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और हम विकास करते रहेंगे, है ना। हम चांद में भेज देंगे उन्हें, ठीक है, यहाँ तो रह नहीं पाएंगे वो। इसके बाद इसमें कोई चेंजेस हुए क्या शासन संबंधी, तो वही सेम चीज चल रही। देखो आपका अभी भी आपका लंदन में कौन बैठा हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कितने टीम मेंबर के साथ,
15 सदस्यों के साथ बैठा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और आपका भारत में कौन बैठा हुआ है? भारत में आपका वायसराय बैठा हुआ है, इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। कितने हैं इसके? 6 काउंसिल मेंबर के साथ। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। और 1892 में भी इसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया था। यहां तक क्लियर है कहानी? तो अब तक हमने देखा कि 1909 से पहले मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है। मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मांग उन्होंने रखी है पृथक चुनाव की। तो देखते हैं इन्होंने उनकी बात मानी या नहीं मानी। आगे, वॉइस रॉय की काउंसिल में परिवर्तन। अब ध्यान देना, अब बहुत ध्यान से सुनना। वॉइस रॉय की काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? 6 ही रहेंगे, किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल परिवर्तन एक हुआ यहां पर कि अब से वॉइस रॉय की काउंसिल में एक सदस्य कौन होगा? भारतीय होगा। और पहली बार आपके सत्येंद्र नाम के एक व्यक्ति, सत्येंद्र प्रसन्ना, जो क्या बनते हैं? आपके पहले काउंसिल मेंबर बनते हैं, जिन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है? लॉ, कानून विभाग दिया जाता है ना। अब एक बात बताओ, कितने बने भारतीय? एक। अभी 1906 में कौन बना है? मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या बोला था? काउंसिल में कितने सदस्य होने चाहिए? 2, जिसमें से एक क्या होना चाहिए? इसे देखकर मुंह फुलाएंगे कि नहीं फुलाएंगे? बिल्कुल, वो फूफा जी की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए एक कोने में, है ना, और बिल्कुल टेंशन में ऐसे करके, मतलब मुंह नहीं बनाऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन में बैठ गए कि ये क्या हो रहा है, हमने आपसे किस चीज की मांग की थी और आप हमें क्या दे रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने बोला थोड़ा सा साइड हो जाओ, है ना, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, आपका टाइम भी हम कुछ दे रहे हैं, आपका टाइम भी आएगा। वॉइसरॉय की काउंसिल में परिवर्तन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में वॉइसरॉय की कार्यकारिणी में 6 सदस्य रखे गए थे, जिन्हें अलग अलग विभाग दिया गया था। जल्दी से मुझे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 विभागों के नाम बताओ। पहला विभाग, पहला कौन सा? गृह विभाग। दूसरा? दूसरा कानून। तीसरा सैन्य। चौथा राजस्व, वित्त, और लास्ट आपका पीडब्ल्यूडी, जो कब जोड़ा गया था? 1874 में। इसमें से ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉरले मिंटो सुधार के अंतर्गत इसमें बड़ी परिवर्तन किए गए। वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में अब एक सदस्य कौन हो सकता है? भारतीय हो सकता है। पहले भारतीय जो वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए वे थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ष कौन सा चल रहा है? 1909। एक पहले भारतीय जो काउंसिल के सदस्य बन चुके हैं, और उन्होंने कौन सा विभाग संभाला है? कानून का विभाग संभाला है, और उनका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। यह वॉइसरॉय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन था, परंतु मुस्लिम लीग इसमें मुंह फुलाकर बैठ गई थी, क्योंकि उन्होंने काउंसिल में 2 भारतीय सदस्य होने की मांग की थी, जिसमें से एक मुस्लिम हो, परंतु उनकी इस मांग को माना नहीं गया। तो ये था सबसे बड़ा मेजर चेंज। अब तक हमने 1909 में सबसे बड़ा चेंज क्या देखा कि काउंसिल में एक सदस्य अब कौन आ चुका है? भारतीय आ चुका है। ये सब इसलिए मत सोचो कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इनकी 10 में से एक बात मानो, और ये जो आवाज उठा रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा सा दबा दो। और देखते हैं क्या चेंज किए गए। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन, यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है अब। ठीक है, तो अब ना जो भी दिमाग कहीं चल रहा है थोड़ा शांत करके यहां पर ध्यान देना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? 16 की गई थी, और 16 का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60, और अभी आपको पता होना चाहिए कि ये 60 सदस्य कहां से आएंगे। बिल्कुल अभी पता चलेगा, बेहद ही आसान है। ठीक है, कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिसमें से आपके जो 28 मेंबर्स थे वो होते थे सरकारी। अब बचे कितने? 32। और 32 मेंबर्स आपके क्या होते थे? गैर सरकारी। वापस से समझते हैं कि 1909 के अधिनियम में आपके काउंसिल मेंबर्स जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, सॉरी काउंसिल मेंबर नहीं, अतिरिक्त सदस्य, तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। अब अतिरिक्त सदस्य 2 प्रकार के होते थे, एक सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकारी सदस्य इसमें रखे गए 28, 28, और गैर सरकारी सदस्य कितने रखे गए? 32।
तो 28 जो सरकारी सदस्य हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर जो 32 गैर सरकारी सदस्य हैं वे कहां से आए, क्योंकि भारतीयों को स्थान कहां दिया जाता था, गैर सरकारी में, तो वो हमें देखना जरूरी है। अच्छा, इससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती थी या चुनकर आते थे, बताओ। नियुक्ति होती थी, यानी डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाते थे। अच्छा ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते थे तो किसके द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते, किसके द्वारा, वॉइस रॉय के द्वारा। तो आपको फिर एक चीज और याद होगी कि गैर सरकारी सदस्य में 5 सदस्य कौन अपॉइंट करता था, याद है। तो बस इस चीज को भूलना मत, क्योंकि इसमें भी अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आपके 32 मेंबर्स हैं गैर सरकारी, मैं आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनना, जो आपके 32 सदस्य हैं गैर सरकारी, उसमें से 5 सदस्य कौन चुनेगा, वॉइस रॉय। इतना क्लियर है। 12 सदस्य आपके आएंगे प्रांतों से चुनकर, कहां से, प्रांतों से चुनकर। कितने सदस्य, 12 सदस्य। अभी आपके पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कलकत्ता था, वहां से कितने सदस्य आते थे, एक, उसे बढ़ाकर कर दिया गया 2। क्लियर है। आपके प्रांतों से कितने सदस्य, 12। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कितने सदस्य, 2, और 5 सदस्य कहां से, वॉइस रॉय उसको अपॉइंट करता। अब आपके बचे 13 सदस्य। अब वो 13 सदस्य मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अतिरिक्त सदस्य कितने हैं, 60। ठीक है। सरकारी सदस्य 28, गैर सरकारी सदस्य 32। ठीक है। अब 32 में आप ध्यान देना, 5 सदस्य कौन चुनेगा, वॉइस राय। ये हो गए 5। 12 सदस्य कहां से आएंगे, प्रांतों से आएंगे। 2 कहां से आएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कहां पर है, कलकत्ता, ये कलकत्ता में है। अब शेष बचे आपके कितने सदस्य, 13 सदस्य, जो अब अन्य क्षेत्र से आएंगे। ये हमें समझना है। अब सुनो, अन्य क्षेत्र, पहले इसे 13 को थोड़ा साइड कर दो, इस पे ध्यान देना, ठीक है। फिर से अच्छे से सुनो। आपके सरकार अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए गए हैं, 60, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में है, सरकारी कितने, 28, गैर सरकारी कितने, 32। यहां तक क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम जानते हैं कि इन्हें कौन अपॉइंट करता है, वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय गैर सरकारी भी तो अपॉइंट करता है। पहले कितने करता था, 5, और अभी भी कितने करेगा वो, केवल 5। ये हो गए 5 आपके। फिर 12 सदस्य कहां से आएंगे, प्रांतों से आएंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से केवल एक आता था, अब कितने आएंगे, 2। अब ये 13 सदस्य कहां से आएंगे। अब सुनना मेरी बात, देखो ये जो 13 सदस्य यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है, 13 सदस्य, ये जो 13 सदस्य हैं आपके, इसमें से आपके 6 सदस्य जो हैं, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, समझ में आ रहा है। अब पेपर देके तो वो पद ले रहे हैं सरकारी का, अपॉइंट तो वॉइस रॉय करेगा ना। इसके लिए कोई एग्जाम होते थे सरकारी सदस्य बनने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप इलेक्शन जीत कर लोकसभा के सदस्य बन सकते हो, कैबिनेट मंत्री कौन बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है ना। तो कहीं ये तो नहीं लिखा होता है कि लोकसभा का चुनाव जीतकर आप सीधे सड़क परिवहन मंत्री बन जाएंगे। समझ में आया। ऐसे ही आप जब राज्यसभा के सदस्य अपॉइंट होते हैं, तो आप कोई चुनाव जीत कर नहीं आते, आपको सीधे राष्ट्रपति उठाकर रख देते हैं, या आप अपनी क्वालिटी के बेसिस पे राज्यसभा में चुने जाते हैं। क्लियर है। पहले आप इतना रीड कर लो। शेष बाकी सदस्य अप्रत्यक्ष, हाँ सबसे बड़ा मेजर पॉइंट तो मैंने आपको बताया नहीं, कि ये जो सदस्य हैं अतिरिक्त सदस्य, ये अब कैसे होंगे, ये अपॉइंट नहीं होंगे, ये डायरेक्ट कैसे होंगे, अब इलेक्ट होकर आएंगे, केवल इन 5 को छोड़कर। 5 को अभी भी कौन अपॉइंट करेगा, वॉइस रॉय अपॉइंट करेगा। और बाकी सदस्य कैसे आएंगे आपके, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे। देखो, 2 सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए, देख लिया हमने। 12 सदस्य प्रांतों से चुनकर आए, ये भी देख लिया हमने। 13 सदस्य विशेष चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए, ये भी देख लिया हमने। अब इन 13 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है। अब देखो, 13 सदस्यों में से जो 6 सदस्य थे, ये आपके कौन हुआ करते थे, जमींदार। ठीक है, 13 में से 2 जमींदार, 2 सदस्य हुआ करते थे बिजनेसमैन। सॉरी सॉरी 6 सदस्य आपके क्या थे, जमींदार, और 2 सदस्य हुआ करते थे आपके कौन से, बिजनेसमैन बोल सकते हो या व्यापारी बोल सकते हो। 2 होते थे व्यापारी, और 5 सदस्य क्या होते थे,
मुस्लिम। अब यहाँ पर सुनो, एक बहुत बड़ी चेंज होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है कि जो 5 मुस्लिम सदस्य हैं आपके, वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे, यानी आपके सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा। अभी हमने देखा कि एक ऐसा क्षेत्र जहां मुस्लिम की बहुलता ज्यादा होगी, वहां केवल कौन चुनाव लड़ सकता है? मुस्लिम। और वहां केवल कौन वोट दे सकता है? मुस्लिम ही वोट दे सकता है। बस वही हुआ, उन पांचों के पांच को कहां से लाया गया? पृथक चुनाव यानी सेपरेट इलेक्टोरेट से, उनके क्षेत्र से चुनकर लाया गया। इससे हमें यह देखने मिलता है कि भारत में अब पहली बार क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो चीज है उसे लागू किया गया। देखो, 5 मुस्लिम सदस्य पृथक चुनाव क्षेत्र से चुनकर आएंगे, अर्थात मिंटो मार्ले सुधार ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रक्रिया लागू कर दी। ठीक है, आपको चेंजेस देखने मिल रहे हैं अतिरिक्त सदस्यों में। केवल जो 16 हुआ करते थे वो कितने हो गए बढ़कर 60, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अलग कर दिया गया है। अब कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, वो वहां से चुनकर लाए जा रहे हैं। पर जब ये चुनकर लाए जा रहे हैं तो यहाँ वोट देने का अधिकार क्या अभी भी आम जनता के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। वोट देने का अधिकार आपके पास अभी भी नहीं है। वोट केवल कौन दे रहा है अभी? उच्च वर्ग के लोग या शिक्षित वर्ग के लोग या कुलीन वर्ग के लोग ही अभी कौन दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं। वापस से ध्यान देना, मैं एक बार और आपको ये फॉर्मेट समझा देता हूं। टोटल अतिरिक्त सदस्य कितने? 60। ठीक है, इसमें सरकारी कितने? 28। गैर सरकारी कितने? 32। यहां तक कहानी क्लियर है? अब जाने दो सरकारी को, अब गैर सरकारी की बात करते हैं। गैर सरकारी में वॉइस रॉय कितने अपॉइंट करता है? 5 अपॉइंट करता है। 2 कहां से आते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता से आते हैं। 12 कहां से आते हैं? 12 प्रांतों से। और 13 कहां से आते हैं? अलग अलग क्षेत्रों से। अच्छा, 13 को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। 13 में से 6 कहां से आते हैं? ठीक है, 2 कहां से आते हैं? बचे कितने? 5। और ये 5 कहां से आते हैं? मुस्लिम। और इन पांचों को कैसे चुना गया? पृथक निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना गया। अब यहां हमें देखने मिल रहा है कि हाँ, अब हिंदू मुस्लिम में थोड़ी दूरियां बनना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, अभी भारत में वर्तमान में पृथक चुनाव होते हैं क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट होता है? बताओ, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम ज्यादा है तो वहां केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा? होता है ऐसा? नहीं होता है। ये चीज आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य परिवर्तन, अब वित्त संबंधी बिल पर चर्चा करने के साथ साथ वोटिंग भी दी जा सकती है ना? क्या अभी जो वित्त बिल पे पहले तो वित्त पे आपने चर्चा नहीं करने दी, फिर आपने बोला 1892 में कि अब आप वित्त बिलों पर चर्चा कर सकते हो, और अब 1909 में आप कह रहे हैं कि वित्त बिल पर चर्चा तो आप कर सकते हो, अब उसमें आप वोटिंग भी कर सकते हो। अब वोटिंग करोगे यानी डिसीजंस पे अब एक सामंजस्य बैठ सकता है। अब अतिरिक्त सदस्यों को काउंसिल मेंबर से अन्य प्रश्न, अर्थात याद है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892, मैंने आपसे पूछा खाना खाया, आपने मुझे बोला पानी पी लिया, पर मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। पर अब मैं आपको बोलता हूँ, एक दूंगा कान के नीचे लगा के, मैंने आपसे क्या पूछा है? खाना खाया, तो आप मुझे बताओ खाना खाया या नहीं खाया। यानी अब मैं आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता हूं, पर अभी भी सेम चीज रहेगी। मुझे आपसे सवाल पूछने से पहले कितने दिनों का पूर्व नोटिस? 6 दिनों का पूर्व नोटिस आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं कहां पर? 1909 के एक्ट में। और क्या चेंज होता है? ये तो हमने देखे केंद्रीय परिवर्तन। अब आपके प्रांत भी तो है, याद करो, नए नए प्रांत बना दिए गए थे। ये वो प्रांत है नए नए, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, पंजाब, वर्मा, असम, ये सारे हमारे प्रांत हैं। इनमें क्या चेंजेस किए गए? इनमें केवल एक चेंज किया गया है कि इनके भी एडिशनल मेंबर्स की संख्या को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अब देखो, ये जो आपके 4 हैं, इनमें जो आपके एडिशनल मेंबर्स हैं, इनकी संख्या को कितना किया गया है? 50। कितना? 50। और ये जो 3 है आपके, इनमें आपके एडिशनल मेंबर की संख्या को कितना किया गया है? 30। यही चेंज बस किया गया है। एडिशनल मेंबर्स की संख्या को क्या किया गया? इसमें बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधायिका 7 स्थानों पर निर्मित की गई। प्रांतीय विधायिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक हो सकती थी। देखो, केंद्रीय सदस्य जो थे वो बोलते थे कि गैर आपके जो सरकारी सदस्य है ना, वो गैर सरकारी सदस्य से हमेशा ज्यादा होने चाहिए, जो होते भी थे, अभी भी हैं। ये मत सोचो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपका वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ये कितने हैं? 32। ये कितने हैं? ज्यादा कौन है? गैर सरकारी है। अभी दिखने में ज्यादा कौन है? गैर सरकारी है। पर एक्ट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, हमारा एक वायसराय है,
ठीक है, उसके कितने 6 काउंसिल मेंबर हैं, ये टोटल कितने हो गए 7, 7 + 28 35। तो उन्होंने बोला देखो अभी भी सरकारी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं सोचना कि सरकारी सदस्य कम हो गए। पर प्रांत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को थोड़ा बदला गया। प्रांत में बोला गया कि यहाँ कंपलसरी नहीं है सरकारी सदस्यों का ज्यादा होना, यहाँ पर आप चाहो तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को सरकारी सदस्यों से ज्यादा रख सकते हो। क्लियर है? तो केंद्र में सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य ज्यादा रह सकते हैं या प्रांतों में? प्रांतों में। पर केंद्र में हमेशा ज्यादा कौन रहेगा? बहुमत ज्यादा किसका रहेगा? सरकारी सदस्यों का रहेगा। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 50 तथा पंजाब, बर्मा व असम में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 30 निर्धारित की गई। और देखो ये जो सदस्य है ना, ये वही क्षेत्र, याद करो हमारा लास्ट एक्ट म्युनिसिपैलिटी याद है, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये वहीं से चुनकर आ रहे हैं। 30 और ये जो आपके 50 है, ये कहां से चुनकर आ रहे हैं? इन्हीं क्षेत्रों से चुनकर आ रहे हैं। वही चीज यहाँ लिखी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रभाव क्या पड़े? जब ये एक्ट आया तो इसके प्रभाव भारत में क्या देखने मिले? इस एक्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, कहां प्रस्तुत किया गया है? ये 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी इन्होंने सांप्रदायिकता प्रस्तुत कर दी है। अब मुस्लिमों को अलग क्षेत्र दे दिया है, जिसकी वजह से अब सांप्रदायिकता फैलना शुरू होगी। प्रस्तुत किया जिसकी वजह से हिंदू तथा मुस्लिम में दूरी बनी। इस नीति का कांग्रेस ने विरोध किया, पर किसने समर्थन किया? मुस्लिम लीग ने। देखो मुस्लिम लीग की हमेशा से एक समस्या रही है कि जब ये कांग्रेस में थे तो इन्हें ये लगता था कि कांग्रेस में इन्हें कभी भी एक बेहतर स्थान नहीं दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आपके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? अबुल कलाम। क्या वो मुस्लिम नहीं थे? तो ये कहना गलत होगा कि कभी उन्हें एक श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया गया। पर बात वही आती है, व्यक्ति विशेष को श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल रहा है तो अलग बात है। तो व्यक्ति विशेष क्या करेगा? एक भाव रखेगा नकारात्मक, जिसकी वजह से वो चाहेगा कि मैं अपनी एक अलग पार्टी ही बना लेता हूं, जहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? मैं होऊंगा। और उसी सोच के साथ कुछ लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया आपकी, अच्छा आपकी मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाई है, पता है ना? ये याद रखना, ये होमवर्क है। ठीक है, कल मुझे बताना आखिर मुस्लिम लीग की स्थापना की, बता दूं? बता दूं? अच्छा सर सब पका पकाया ऐसे परोस दो मुझे, है ना? तो इस चीज का कल आंसर चाहिए मुझे, है ना? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका दोनों ही स्तरों पर भारतीयों के प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया गया? अब बढ़ा दिया गया है। समस्या यही थी कि यह चुने हुए लोग जनता द्वारा चुनकर नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही चुनकर आते थे। देखो अभी कांग्रेस ने एक मांग रखी थी 1892 में कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं इन्हें आप निर्वाचित मत करो, सॉरी इन्हें आप अपॉइंट मत करो, निर्वाचित होकर आने दो। पर निर्वाचित कर कौन रहा है? समस्या अभी भी यही बनी हुई थी, क्योंकि हम आम जन लोगों के पास अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट केवल एक कुलीन वर्ग और पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ही दे रहे थे, और वो अपने हिसाब से सदस्यों को चुन रहे थे। अब एक बात बताओ, एक क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, उसमें कुलीन वर्ग के लोग हैं 1,000 या 500, वोट कौन दे रहा है? वो 1,000 लोग वोट दे रहे हैं और एक किसी सदस्य को चुन दे रहे हैं। पर वो जो चुना हुआ सदस्य है वो रिप्रेजेंट तो पूरे के पूरे 10,000 को ही कर रहा है ना। तो वो जो नियम कानून या चेंजेस लाएगा वो तो 10,000 के लिए ही लाएगा ना। तो बाकी 9,000 के मतों का क्या? तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है। दूसरी समस्या सबसे ज्यादा जो देश में अब उत्पन्न हो चुकी है, यानी उस नफरत का बीज उत्पन्न हो चुका है 1909 में, वो है सांप्रदायिकता। अब जो हिंदू मुस्लिम की दूरियां बनेंगी, ये आपको इतने दूर तक लेके जाएंगी कि आपको बड़े बड़े दंगे देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से एक अन्य देश का क्या होगा? अब निर्माण होगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मृत्यु से पहले खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण होना या करवाना उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है ना? क्योंकि व्यक्ति जब मृत्यु सैया पर होता है तब उसके मुंह से सच ही निकलता है। आप अपने मतलब के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों के मत के लिए या उनके अच्छे के लिए आपने पूरे का पूरे एक देश बना दिया, है ना? किसी से पूछा कि आपने भारतीय जन की वोटिंग ली क्या, कौन अलग होना चाहता है कौन अलग नहीं होना चाहता? बस एक लाइन खींच दी, बोला मुस्लिम जो है वहां पर जा सकते हैं। क्या कभी भारत की सरकार ने उस समय बोला था कि सारे मुस्लिम भारत से चले जाइए? कभी नहीं बोला, ये चीज कभी नहीं बोली, है ना? पर आप देखो धीरे धीरे उस देश ने वहां पे हिंदू और दूसरे संप्रदायों की जो जनसंख्या उसको धीरे धीरे निम्न कर दिया, नीचे गिरा दिया। और उससे ज्यादा मुस्लिम आज कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। ये सब आप जो सुनते हैं 2-5 लोगों की बातें, इन्हें मत सुनो। आप ग्राउंड जीरो पे जाके पूछो कि वाकई में आपको कोई दिक्कत है, डर कर रहते हो, घबरा कर रहते हो, तो ऐसा नहीं है ना? मैं मानता हूं, केवल मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी संप्रदाय को ले लो आप, जैन ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए,
जितनी स्वतंत्रता उन्हें भारत देता है, जितना सम्मान उन्हें भारत देता है, इतना सम्मान उन्हें स्वयं के जो उनके धर्म से संबंधित देश हैं वो खुद नहीं देते। जितनी स्वतंत्रता है आपको यहाँ बोलने की है, अभिव्यक्ति करने की है, कहीं रहने की है, कोई भी व्यवसाय करने की है, वहां आपको कहीं भी नहीं देखने मिलेगी, है ना। तो भारत जैसा तो कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा कोई बन नहीं सकता, और भारत ही विश्व गुरु है, इस चीज को मानने में कोई इनकार कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें देखने मिलते हैं कहाँ, 1909 में। अच्छा, 1909 के बाद अब आएगा 1919, जो कुछ गलतियों को सुधारेगा और कुछ गलतियां करेगा, है ना, वो चीज हम 1919 में देखेंगे। बट आज हमें सबसे बड़े मेजर चेंजेस क्या देखने मिले, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या प्रशासन में कोई बदलाव देखने मिला? किसी भी प्रकार का नहीं देखने मिला है। दूसरा, हमने देखा कि हमें प्रांतीय विधायिका में कोई परिवर्तन देखने मिला, तो हाँ, नई प्रांतीय विधायिका बना दी गई, जिसमें से कुछ प्रांतीय विधायिकाओं में 50 सदस्य रखे गए हैं और कुछ में 30 सदस्य रखे गए हैं। अच्छा, क्या केंद्रीय विधायिका में कोई परिवर्तन किया गया? तो हाँ, किया गया है। इसमें चेंज बहुत बड़ा किया गया, 16 से बढ़ाकर 60 अतिरिक्त सदस्य कर दिए गए हैं। अब एक बार आराम से मुझे अच्छे से जवाब देना, सदस्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। आपके 60 अतिरिक्त सदस्य हैं, इसमें सरकारी कितने हैं? 28 हैं, गैर सरकारी 32। अच्छा, गैर सरकारी में 5 सदस्य कौन चुनता है? वॉइस रॉय। 2 कहां से आते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आते हैं। 12 कहां से आते हैं? 13 कहां से आते हैं? अन्य क्षेत्रों से। अब इन 13 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 13 में से 6 कहां से आते हैं? जमींदार। 2 कहां से आते हैं? व्यवसायी और बाकी आपके 5। और ये जो 5 मुस्लिम हैं, इन्हें कहां से चुना जाएगा या किस प्रक्रिया से चुना जाएगा? ठीक है, यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की सिद्धांत से ही इन्हें चुना जाएगा। तो अब धीरे धीरे एक पौधा उत्पन्न हो चुका है, वो है नफरत का पौधा, जो अब भारत में अब जो 90s स्टार्ट हो गया है, अब आने वाले 45-40 सालों में इतने बड़े बदलाव देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से आज भारत की नींव आज तक खड़ी हुई है। क्लियर है? अब बताओ, किसी भी स्लाइड में डाउट है तो बताइए। ये क्लियर है? प्रांत आपको, अच्छा, संयुक्त प्रांत बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बोलते थे, ये आप याद रखना। इनका फेस देख लिया आपने। अच्छा, एक चीज याद रखना, मुस्लिम जो इतना चिल्ला रहे थे ना, बाद में जो लॉ मेंबर है सत्येंद्र प्रसन्ना के बाद, वो एक मुस्लिम ही बनेंगे आगे जाके। इसके बाद ये क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। पृथक निर्वाचन समझ में आ गया है? कोई है जिसे अभी पृथक निर्वाचन न समझ में आया हो कि एक्चुअल में ये होता क्या है पृथक निर्वाचन? आ गया समझ में? केवल वो क्षेत्र जहां बहुलता किसकी हो? मुस्लिम की। केवल चुनाव कौन लड़ेगा और वोट भी कौन देगा? तो सीधी बात है, जीतेगा भी कौन? मुस्लिम। ये 2 मांगे कौन सी रखी थी मुस्लिम लीग ने? पहली मांग पृथक चुनाव की, और दूसरी मांग काउंसिल मेंबर में 2 सदस्य भारतीय, जिसमें से एक का होना। यहाँ जब आजादी की बात चल रही है, यहाँ देश को आजाद कराने की, देश के हित की बात चल रही, तो आप हिंदू मुस्लिम क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों काउंसिल में मुस्लिम या जैन या बौद्ध या हिंदू ही रखना है? ऐसी बात करो ना कि जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। पर नहीं, आपकी जो रात की बैठक है वो तो ब्रिटिशर्स के साथ हो रही है, तो वो आपके दिमाग में उन चीजों को डाल रहे हैं, और आप ना समझ की तरह उन बातों को फॉलो करते हुए एक देश में ऐसी चीज अब लाने वाले हैं, या इस प्रकार का रेवोल्यूशन लाने वाले हैं जो 2 धर्मों को अलग करके रख देगा, है ना। तो बहुत बड़ी मूर्खता इन्होंने की थी। इनकी मूर्खता पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। जब संविधान में पढ़ाऊंगा तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, कृत्य हैं जो इनके द्वारा किया गया। इन्होंने भी संविधान सभा का बॉयकॉट किया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि इंपॉर्टेंस तो हमें ही मिलना चाहिए, देश किया बिल्कुल चूल्हे में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़े पदों पर मुस्लिमों को बैठाओ, यानी हमें बैठाओ, फिर हम बताएंगे कि भारत कैसा है, भारत क्या होगा, संविधान कैसा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। और ये चीज जब नहीं मानी गई उनकी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो समझदार लोग बैठे हैं, यहाँ तो भारतीय सब समझदार हैं, कांग्रेस के जो उस समय के लीडर है सरदार पटेल जैसे, वे सभी समझदार हैं। उन्होंने साफ बोल दिया आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, ये हरकत मत कीजिए। तो उन्होंने बोला हमारी मांगों को आप नहीं मानेंगे तो उससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है, हम एक क्षेत्र को ही भारत से काट के अलग कर देते हैं, हम अपना शासन वहां पर करेंगे। ठीक है, और आपने जो शासन किया वो आज पूरा विश्व देख रहा है। आपके ही जो पीएम है उनको कभी भी सेना लात मारकर गिरा देती है और खुद जाकर पीएम बनकर बैठ जाती है, सेना का शासन ला देती है। इसे बोलते हैं जुंटा शासन, है ना, इसे जुंटा शासन बोला जाता है।
जो आपकी सेना जब हटा देती है, सरकार को खुद बैठ जाती है, इसे जुंटा शासन कहा जाता है। तो आज देख रहे हो किसका संविधान मजबूत है, पूरी दुनिया जानती है। इसके संविधान को फॉलो करके लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और हमारे लोगों ने दूसरे देशों के संविधान लिखे, ये भी पूरी दुनिया जानती है ना। और आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये तो दुनिया तो छोड़ो, बच्चा बच्चा भी अब जानता है। एकदम से आज देखो कैसे एकदम से परिदृश्य चेंज हो गया है। भारत जब दिमाग में आता है, मैं एक भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे देश के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब एक भारत दिमाग में आता है तो याद आता है व्यक्ति को नरेंद्र मोदी, उसका प्रधानमंत्री। ठीक है, एक समय था जब भारत के देश का प्रधानमंत्री क्या था, किसी देश के लोगों को पता नहीं होता था, है ना। आज छोटे छोटे देशों में चले जाइए, उन्हें भी पता है कि कौन है भारत का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी है। मैं इसमें नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के पद का नाम उन्हें पता है। इसका मतलब भारत बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, जब भारत दिमाग में आता है तो चंद्रयान 3 याद आ जाता है, इसरो याद आ जाता है, विराट कोहली याद आ जाते हैं, आपको ओलंपिक्स याद आ जाते हैं। यानी इंडिया जो है हर जगह एकदम टॉप मोस्ट पर पहुंचते जा रहा है। और फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो एकदम से हमारी नजरें नीचे जाती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ बेचारा कोई गरीब सा बैठा हुआ है हाथ में कटोरा लेकर, जो हमसे भीख मांग रहा है कि किसके नाम पर, नहीं वो उनके नाम पे, उनका नाम का तो उन्होंने मिसयूज कर दिया। अब मेरे बीवी बच्चों या मेरे देश या मेरे मूर्ख के ही नाम पर आप कुछ दे दीजिए, तब दूसरे देश बोलते हैं पहली फुर्सत में निकलो बेटा, बहुत दे चुके हैं तुम्हें। ठीक है, तो अब जो और चेंजेस होने वाले हैं 1919 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और 1919 तक का जो सफर है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ कर आइए, है ना। क्योंकि अब एकदम से चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने होने वाली हैं। अब एक्ट में आपको देखने मिलेगा कि भारतीयों का हस्तक्षेप थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। और अब एक ऐसी चीज होगी या सीमा इस कदर की पार हो जाएगी कि भारतीय बोलेंगे अपने एक्ट अपनी जेब में रखो, हमें कोई मतलब नहीं, अब भारतीय अपना संविधान खुद लिखेंगे। तो जय हिंद।